नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज आधुनिक भारत के चौथे क्लास में हैं और इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी और उसके पश्चात उन्होंने वित्तीय चरण में कौन कौन सी नीति अपनाई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बंगाल का विजय किया। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि उसके पहले हालांकि कैसे उन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, फिर आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा और उसी के क्रम में हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध के बारे में भी हालांकि चर्चा किया था। और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था जब उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया था तो पहले चरण में उन्होंने वाणिज्यिक चरण की नीति अपनाई, यानी इस दौरान उन्होंने ये फैसला किया कि भारतीय जो वस्तु हैं उन्हें यूरोप में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो इसके दौरान हम लोगों ने देखा कि उन्होंने भारत में किस प्रकार की नीतियां अपनाई। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राजनीतिक नीति के तहत उन्होंने हमेशा से प्रयास किया कि भारत से राजस्व तो अधिक मात्रा में वसूली करे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना उत्तरदायित्व निभाने से हमेशा बचने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान जो प्रशासनिक नीति अपनाई उसमें अपने दायित्व से हमेशा बचने का प्रयास किया। तो उसी की जो अगली कड़ी है जिसे हम औद्योगिक चरण भी कहते हैं, तो इस चरण में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी नीति किस प्रकार से स्थापित की और साथ ही साथ हमने इसमें मेन रूप से जो देखेंगे वही चारों पांचों पॉइंट जो कि राजनीतिक नीति होगी, प्रशासनिक नीति होगी, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति और सांस्कृतिक नीति इस औद्योगिक चरण में कौन कौन सी अपनाई गई थी और इसके दौरान कौन से नए परिवर्तन आए हैं, इन्हें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक लाइन में अगर हम इसको समझना चाहें तो इतना समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस दौरान मेन जो उद्देश्य था वो यूरोप में जो बने हुए वस्तु होते थे उन्हें भारत में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। यानी जो पहले चरण में हमने देखा कि भारत से वस्तु ले जाकर वो यूरोप बेचते थे, अब ये नीति पलट जाती है। अब इसी के उलट ये हो जाती है कि यूरोप में जो तैयार माल होते हैं, चूँकि उनका मशीनीकरण हो गया था और यूरोप में औद्योगिकरण आ गया था, जिसके पश्चात वहाँ के वस्तु ज़्यादा सस्ता होते थे, जबकि भारत में जो निर्मित वस्तु होते थे वो हाथों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा बनाया जाता था, जो कि महंगे होते थे। जिस वजह से आप देखोगे कि यहाँ का वस्तु यूरोप में ज़्यादा महंगा हो जाता था, तो यहाँ की वस्तुएं कम बिक पाती थी। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि उनके जो सस्ते माल होते थे उन्हें वो भारत के बाज़ार में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। तो ये हमने समझा कि औद्योगिक चरण में इनका मेन रूप से उद्देश्य क्या था। अब हम लोग छोटा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनके द्वारा जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी इसके पीछे का कौन सा जो है लॉजिक काम कर रहा था। तो इस दौरान आप देखोगे कि यूरोप में औद्योगिकरण की नीति आ गई थी, जिस वजह से यूरोप में बहुत सारे जो है वस्तुओं का निर्माण मशीनों के द्वारा होने लगा था और उनका बाजार चूँकि बहुत ही छोटा था, तो वहाँ के जो उद्योगपति होते थे वो अपने माल को खपाने के लिए वो भारत जैसे बड़े मार्केट को तलाश रहे थे। लेकिन चूंकि वहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, जिस वजह से जो अन्य जो औद्योगिक कंपनियाँ होती थी वो अपने माल को यहाँ नहीं बेच पाते थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वहाँ के जो सरकार हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाए ताकि जो भारतीय बाजार हैं उनको लिए भी खोला जाए। तो इसमें आप देखोगे कि यही दबाव का परिणाम था कि 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लागू किया जाता है, जिसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चीन और चीनी के व्यापार से मात्र एकाधिकार रहने दिया जाता है और बाकी जो एकाधिकार होते हैं उन्हें यहाँ से समाप्त कर लिया जाता है। और यही सब औद्योगिक जो घराने थे इनके ही प्रेशर में आप देखोगे तो 1833 ईस्वी में ये भी जो अधिकार मिले हुए थे इन कंपनियों को उसे भी धीरे धीरे करके छीन लिया जाता है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपनी का काम इस समय हो गया था कि भारत में जो प्रशासनिक नीति थी उसे किस प्रकार से लागू किया जाए। तो अगर हम इसे एक लाइन में समअप करना चाहें तो इस दौरान जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी का परिणाम था कि 1813 का एक्ट आया या फिर 1833 का एक्ट आया, या फिर पूरे हम कह सकते हैं 1813 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक जो भी नीतियां अपनाई गई थी वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसी का परिणाम था। तो आइए और हम लोग अब बात करते हैं कि इस दौरान राजनीतिक नीति किस प्रकार से अपनाई गई थी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए
चूंकि इनका अब उद्देश्य बदल चुका था, अब इनका उद्देश्य था भारत में अधिक से अधिक मात्रा में अपने जो है सामान को बेचा जा सके। तो इसलिए इन्होंने इस दौरान ये उद्देश्य रखा कि जो भी भारतीय राज्य हैं उन पे प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा नियंत्रण किया जा सके, ताकि उनके मार्केट पे इनका कब्जा हो जाएगा और साथ ही साथ वो अपने माल को यहाँ पर खपा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रयास किया, चूंकि भारतीय जो समाज थे वो आधुनिक वस्त्र हो या फिर आधुनिक उद्योग हो, इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समाज के जो ढांचा है उन्हें भी परिवर्तित करना चाहा, ताकि वो अपने जो सामान हो उन्हें भारत में बेच सके और यहाँ भारत में उन्हें खरीदने वाले भी हो। चूँकि उनका जो दृष्टिकोण था उस समय वो था अपने वस्तुओं की भारत में भेजना, और भारत में तभी वो बेचने में सफल हो जाते जब भारतीय ग्राहक उन्हें खरीदने में जो है सक्षम हो पाते। तो इस दौरान उन्होंने कुछ नई आर्थिक नीतियां भी लाई, जैसे कि हम लोगों ने पहले चरण में पढ़ा था कि इन्होंने राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, जिसके पश्चात यहाँ के जो किसान थे उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो इस दौरान आप देखोगे कि इनकी आर्थिक नीति में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था के बदले रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जो है इस समय आपको लागू होते दिखेंगे। तो हम इसकी चर्चा हालांकि आगे हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीतिक में इन्होंने क्या क्या नीति अपनाई थी। तो पहले हम इसे चर्चा कर लेते हैं, इसके पश्चात हम लोग एक एक नीति पे आएंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा राजनीतिक नीति क्या अपनाई गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस चरण में जो सबसे पहले गवर्नर आते हैं उनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग था, क्योंकि इससे पहले के जो गवर्नर थे उनकी चर्चा हम लोगों ने वाणिज्यिक चरण में कर लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि 1813 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी के बीच जो भी गवर्नर आए हैं और उनके द्वारा जो पॉलिसी अपनाया गया था हम उन्हीं को लेंगे। तो इस दौरान सबसे पहले जो आए थे गवर्नर जनरल, उनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग था। इनका कार्यकाल 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा। इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो इनके काल में 2 युद्ध लड़ा गया था, पहला आंग्ल नेपाल युद्ध, और अगर दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के द्वारा जो है लड़ा गया था, जिस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो इसकी शुरुआत 1814 ईस्वी में हुई थी। नेपाल के जो शासक थे वो उतने सक्षम नहीं थे, जिस वजह से नेपाल की हार हो जाती है, और उनके जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ समझौता किया, जैसे कि कंपनी को कुमायूं, करवाल और उत्तर पूर्व का जो नेपाली क्षेत्र था उसे सौंप दिया गया, और कंपनी भी यहाँ से जो है खुश हो जाती है। और आप देखोगे कि पूरे नेपाल पर कब्जा करने के बजाय वो इस क्षेत्र से जो है अपना व्यापार आरंभ कर देती है। क्योंकि कारण ये है कि नेपाल का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है, जहाँ से आप देखोगे तो कृषि का कार्य बहुत ही नगण्य होता है। साथ ही साथ नेपाल की पहाड़ी जटिलता इतना ज़्यादा है कि उस क्षेत्र में आप ज़्यादा व्यापार कर भी नहीं सकते हैं, और वहाँ पर यातायात का भी साधन थोड़ा जो है दुर्लभ हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र को प्राप्त करके और नेपाल के साथ एक संधि कर ली, और इसी से वो खुश होकर जो है 1816 ईस्वी में जो है नेपाल को जो है वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और आगे की रणनीति पे उन्होंने काम करना आरंभ कर दिया। वहीं अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो वो हुई थी 1817 से लेकर 18 ईस्वी में। इस समय तक आप देखोगे तो मराठा साम्राज्य इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करने में या फिर कह सकते हैं युद्ध में सक्षम नहीं थे। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती है कि बाजीराव द्वितीय को अपमानित किया जाता है कंपनी के द्वारा। साथ ही साथ भोसले के शासक अप्पा साहब को भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा परेशान किया जाता है। इस बात से जो है क्षुब्ध होकर इन दोनों ने एक साथ जो है संगठन बनाकर अंग्रेजी जो रेसिडेंस स्थापित किया गया था दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, जिस वजह से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। हालांकि इस युद्ध में मराठा की जबरदस्त हार हो जाती है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि मराठा राज्य को समाप्त ही कर दिया गया। हालांकि बाजीराव द्वितीय को 8 लाख का पेंशन देकर विठूर भेज दिया जाता है, और इनके पूरे जो साम्राज्य थे इनको कंपनी के तहत जो है मिला लिया जाता है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे एक चालाकी की जाती है, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी आगे विरोध न कर सके, इसलिए इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि मराठावाड़ के एक छोटे से टुकड़े को शिवाजी के वंशज को दे दिया गया, ताकि उनके जो अगले उत्तराधिकारी हैं वो इन पे विद्रोह न कर सके। हेस्टिंग्स के बाद अगर बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट अगले गवर्नर के रूप में आए। इनका कार्यकाल 1823 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक था,
और इसके काल की अगर हम सबसे बड़े युद्धों की बात करें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से लेकर 1826 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, वो इन्हीं के काल में हुआ था। वर्मा को जीतने का एकमात्र लक्ष्य था कि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में जो है कंपनी अपना व्यापार को स्थापित कर सके। इसके लिए इन्होंने वर्मा के साथ युद्ध किया, जिसमें वर्मा पराजित हो जाता है और वर्मा को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इनके बाद अगले जो गवर्नर हुए उनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। इनके कार्यकाल में एक बात आप देखोगे कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर उतना ध्यान नहीं दिया। इनका जो मुख्य बल था वो समाज सुधार पे था, जैसे कि सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में इसी के काल में हुआ है। इनके काल की हम लोग जो विशेष रूप से चर्चा करेंगे उनका जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से हो जाता है। चूंकि इन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार नीति पे उतना फोकस नहीं किया था, तो यहाँ पर इनकी जानकारी थोड़ी सीमित हो जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद अगले जो गवर्नर हुए हैं उनका नाम लॉर्ड ऑकलैंड था। इनका कार्यकाल 1836 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक था। इनके काल की अगर हम घटनाओं की बात करें तो सबसे जो बड़ी घटना थी वो आंग्ल अफगान युद्ध था। चूँकि इन्होंने अफगान को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। इस घटना की शुरुआत होती है जब अफगान के क्षेत्र में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें आप देखोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिलचस्पी ली जाती है और वहां के उत्तराधिकार में शाह शुजा को इन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि इन्होंने शाह शुजा को अफगान की गद्दी पर भी बैठाने में सफल हो गए। हालांकि घटना कुछ इस प्रकार की होती है कि 1842 के आसपास शाह शुजा के विरुद्ध जो है एक विद्रोह स्थापित हो जाता है और भारतीय सैनिक जो कि उनके सपोर्ट में खड़े थे उनकी भी जो है क्षति होना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर क्षति से तात्पर्य यह है कि अफगान के लोगों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया और शाह शुजा को गद्दी से हटाने के लिए लगातार प्रयास करने लगे। चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो इनके समर्थन में थे, तो वहाँ के लोगों ने इनको जो है हानि पहुँचाना यानी इनको मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से आप देखोगे कि भारी मात्रा में अंग्रेजी सैनिक की क्षति होती है और मारे जाते हैं और वहाँ इन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। और लास्ट में आप देखोगे कि वहाँ के विद्रोह के कारण फिर से शाह शुजा को गद्दी से हटा दिया जाता है। अगर हम बात करें इनके पश्चात जो अगले गवर्नर हुए हैं उनका नाम लॉर्ड एलनबरो था, जिन्होंने 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक शासन किया। इनके काल में अगर हम बात करें तो सिंध को विजय किया गया था। सिंध जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इस समय इन्होंने रूसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए सिंध को अपने राज्य में मिलाने का फैसला किया था। वैसे अगर हम बात करें तो सिंध के जो शासक थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हर एक बात जो है मानने के लिए तैयार थे। फिर भी कंपनी के द्वारा चूंकि सिंध को मिलाना बहुत ही लाभदायक था और रणनीतिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए उन्होंने सिंध को जो है 1843 ईस्वी में अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग अगले गवर्नर जनरल बन के आए और इनका कार्यकाल 1844 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक था। इनके काल की अगर हम कुछ उपलब्धियों की बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था कि सिख राज्य की स्थापना जो है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया था। वो चाहे उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र सिंध तक उन्होंने विस्तार कर रखा था और खासकर पंजाब वाले क्षेत्र को उन्होंने अपने जो है राज्य में मिला रखा था। लॉर्ड एलनबरो के बाद अगले जो गवर्नर हुए हैं उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग था। इनका कार्यकाल 1844 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक था। इनके काल की अगर हम कुछ घटनाओं की बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ी घटना है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। चूँकि इस समय तक महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात इस क्षेत्र में उत्तराधिकार का संकट हो जाता है और यहाँ के जो सिख सरदार होते हैं उनका आपस में ही जो है षड्यंत्र होने लगता है, जिस वजह से आप देखोगे कि दो गुट मुख्य रूप से बनते हैं, जैसे कि डोगरा और सिंघोवालिया गुट। इसके पश्चात आप देखोगे कि जब दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के अगले उत्तराधिकारी बनते हैं, चूँकि वो अल्पवयस्क थे, तो इन सरदारों ने अपने हाथों में शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए आपस में ही षड्यंत्र करने लगा। इस बात का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किया। इस युद्ध में सिख राज्य की पराजय हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है, जिसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक रेजिमेंट की स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है
और कमोबेश आप कह सकते हैं कि इसकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। उसके बाद के अगर हम बात करें अगले गवर्नर जनरल की, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा पूरे ब्रिटिश काल में सर्वाधिक विस्तार किया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के काल की, तो इन्होंने युद्ध की नीति का तो प्रयोग बहुत ही कम किया। इसके बदले इन्होंने विचारधारा के स्तर पर कई राज्यों को मिलाने का काम किया। अगर हम बात करें युद्ध के द्वारा जीत की, अगर हम डलहौजी के काल की सबसे बड़े युद्ध की बात करें तो वो थी द्वितीय आंग्ल सिख। इसमें डलहौजी ने 1849 ईस्वी में सिख धर्मों के बीच आपसी कलह का फायदा उठाते हुए उन पर आक्रमण किया जाता है और सिख राज्य को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मिला लिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि डलहौजी के बारे में अगर बात करें तो 1850 ईस्वी में सिक्किम को बलपूर्वक मिला लिया गया। वहीं अगर हम बात करें तो 1852 ईस्वी में लोअर जो बर्मा का क्षेत्र था उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे आप देखोगे कि ये यहीं पे नहीं रुककर आगे बरार वाले क्षेत्र को भी 1853 ईस्वी में ब्रिटिश राज के तहत मिला लिया। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने विचारधारा के तहत भी जो है बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का काम किया। जैसे कि इन्होंने एक नई नीति लागू किया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो व्यापगत सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के तहत ये होता था, यदि कोई शासक है उनके अगर अपने पुत्र नहीं हैं यानी उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो वो गोद लेकर जो है अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी जो गोद लेने वाले पुत्र होते थे उन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता था। तो इस नीति के तहत इन्होंने बहुत सारे राज्यों को मिलाने का काम किया। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत राज्यों की सूची की, तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। एक तो जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, तो उसमें उन्होंने उत्तराधिकार से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया। दूसरी जो सूची थी वो वैसे राज्यों से संबंधित थी, या तो वो पहले मराठा के तहत रहे थे या फिर मुगल साम्राज्य के तहत होते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर उन राजाओं के पास अपने पुत्र नहीं होते थे तो वो सिर्फ कंपनी को जो है एक पत्र लिखते थे। ऐसी स्थिति में वो कंपनी से सिर्फ एक बार अनुमति मांगते थे और सामान्यतः ऐसा देखा जाता था कि ऐसे राज्यों को अनुमति मिल जाती थी अगले उत्तराधिकार घोषित करने का। वहीं अगर हम बात करें तृतीय श्रेणी के राज्यों की, तो वो ऐसे राज्य होते थे जिन्हें ब्रिटिशों के द्वारा जो है बनाया गया था। तो ऐसे राज्य को जो है अपने उत्तराधिकार घोषित करने के लिए कंपनी से आदेश लेना पड़ता था और यहाँ पे जो है एक दत्तक पुत्र का जो है मामला फंसता था। यानी अगर उस राजा के पास अपने पुत्र नहीं होते थे तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर उनको जो है शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाता था और उन राज्यों को कंपनी के तहत जो है विलीन कर लिया जाता था। अगर हम ऐसे राज्यों की अगर कुछ सूचियों की बात करें तो उसमें आप देखोगे सतारा, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर और नागपुर ऐसे राज्य हैं जिसे इसी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है अपने राज्यों में मिला लिया गया। वहीं अगर हम बात करें अवध वाले क्षेत्र की, तो वो रणनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहे थे चूँकि उनके पुत्र थे और उत्तराधिकार के रूप में वो सक्षम भी थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रयास किया कि कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। कुशासन से तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आप अपने साम्राज्य में जो है सही से शासन प्रशासन नहीं चला रहे हैं, जिस वजह से जो है विधि व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पा रही है। इस वजह से हम अवध साम्राज्य को कंपनी के तहत मिला लेते हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं चूँकि उनके पास कोई अन्य उपाय नहीं रह गया था और अवध को अपने साम्राज्य में मिलाना था, तो इसलिए उन्होंने अवध को जो है कुशासन के आरोप में अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। तो ये हमने देखा कि औद्योगिक चरण में इनके द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी। अगर हम एक लाइन में बात करें तो इन्होंने इस चरण में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने पर फोकस किया। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं इनके द्वारा प्रशासनिक नीति कौन सी अपनाई गई थी। प्रशासनिक नीति देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। तो इनके पीछे अगर हम जाए थोड़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया था कि चूँकि वो अपने माल को भारत में खपाना चाहते थे, इस वजह से आप देखोगे कि धीरे धीरे जो यूरोप के जो व्यवसायी थे वो भारत में भी कुछ मात्रा में बसना आरंभ कर दिए थे। साथ ही साथ आप देखोगे तो अंग्रेजों के द्वारा इस काल में भारतीय क्षेत्र में बागवानी कृषि का आरंभ कर दिया गया था और इसके पश्चात चूँकि भारतीय क्षेत्र में कृषि का वाणिज्यीकरण इन्होंने कर दिया था, तो चाहे वो कपास की खेती हो या फिर अगर हम बात करें तो कॉफ़ी, गन्ना इत्यादि की खेती यहाँ पर की जाती थी,
जिस वजह से कुछ अंग्रेज को यहाँ पर बसाना जो है उन्होंने आरंभ कर दिया था। तो इस वजह से उन्होंने प्रशासनिक नीति में भी कुछ परिवर्तन किया, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि विधि व्यवस्था उतना जो है संचालित सही से नहीं हो पा रहा था और लूटपाट की स्थिति बनी रहती थी। तो इस वजह से आप देखोगे कि प्रशासनिक नीति के तहत इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो विधि व्यवस्था में सुधार करने का किया। तो इस क्रम में इन्होंने प्रशासनिक नीति के तहत सबसे जो पहला कदम उठाया वो विधि व्यवस्था में सुधार करने को। और इस दौरान की जो सबसे प्रमुख घटना है वो 1816-17 ईस्वी में देखोगे तो इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। ऐसा माना जाता है कि पिंडारियों के द्वारा राहजनी की जाती थी, यानी जो राहगीर होते थे उनके साथ लूटपाट की जाती थी और हत्या भी कर दी जाती थी। तो इन्होंने इसे दबाने का प्रयास किया। उसके पश्चात आप देखोगे कि इस काल में ठगी प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, यानी जो राहगीर यात्री होते थे उनसे ठग लिया जाता था और उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। तो इसे इन्होंने प्रशासनिक नीति के तहत सुधारने का प्रयास किया और आगे इन्होंने भारत में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। चूंकि भारतीय न्याय व्यवस्था पुराने ढर्रे पर चले आ रहे थे, तो इन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को यूरोपीय ढंग से संचालित करने का काम किया। इसके पीछे आप देखोगे तो इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि 1833 ईस्वी में इसे मैकाले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि विधि का जो है संहिताकरण किया जाए। संहिताकरण करने का मतलब ये हुआ कि एक जगह जो है लिपिबद्ध किया जाए और उसी के अनुसार जो है न्याय व्यवस्था को संचालित किया जाए। इसी काल में आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी तक तैयार किया जाता है। वहीं भारतीय विधिक प्रक्रिया कानून, जिसे CRPC भी कहा जाता है, वो 1862 ईस्वी तक तैयार किया जाता है। और इसके साथ ही इन्होंने इस काल में हाई कोर्ट की स्थापना की, जो कि 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया। और इनके जो तीनों प्रेसिडेंसी थे, वो चाहे बंगाल हो, मद्रास हो या फिर बॉम्बे हो, इन तीनों जगह पर इन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना करने का प्रयास किया और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जो कि कलकत्ता में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इनके द्वारा इस दौरान यह प्रयास किया गया, चूँकि यूरोपीय लोग अब भारत में बसने लगे थे, तो विधि का मानकीकरण किया जा सके और इसे मानवीय ढंग से जो है बनाया जा सके। हालांकि इनके सुधार की कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि भारतीय परिस्थिति को नहीं समझा गया और इन्होंने यूरोपीय ढंग से विधि को बनाने का काम किया। और एक बात इसमें और भी देखने को मिलेगा कि न्याय इतना विलंबकारी और खर्चीला हो गया, गरीब लोगों की न्याय तक पहुंच होना बहुत ही दुर्लभ हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें एक सबसे जो बड़ी कमी थी कि यूरोपीय लोगों का जो है डिसीजन भारतीय जज के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कमी मानी जाती है। इसी के फलस्वरूप आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा विवाद उभर कर आता है, जिसे इल्बर्ट बिल विवाद भी कहा जाता है। इस बिल में यही प्रस्ताव किया गया था कि यूरोपियन जो लोग थे उनका भी ट्रायल भारतीय जज के द्वारा किया जा सके, जिसका विरोध यूरोपियनों के द्वारा किया जाता है, जो कि इल्बर्ट बिल विवाद के रूप में जाना जाता है। प्रशासनिक सुधार के क्रम में इसमें सबसे जो बड़ा परिवर्तन आता है वो राजस्व वसूली के लेकर आता है, जो कि पहले के काल में हम लोगों ने देखा था कि जमींदारी व्यवस्था स्थापित थी। तो इन्होंने इस व्यवस्था को पलटते हुए इस काल में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी व्यवस्था को स्थापित किया। इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि जमींदारी व्यवस्था में किसानों के ऊपर कर का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। इनके पास आमदनी नहीं होती थी और ये ऋणग्रस्ता की जाल में फंसे जा रहे थे। चूँकि कंपनी का अब औद्योगिकरण हो चुका था, तो वह चाहते थे कि भारत को एक बाजार के रूप में विकसित किया जाए। तो भारत बाजार तभी बन सकता था जब भारतीय जो कृषक थे या फिर भारत में जो लोग रहने वाले थे उनके पास आमदनी का एक सोर्स हो। यानी जब तक उनके पास पैसा नहीं होता तब तक वो यूरोपियन या फिर कंपनी के माल को कैसे परचेज करते। तो इसके लिए इन्होंने सबसे जो बड़ा परिवर्तन किया वो राजस्व वसूली के क्षेत्र में किया और कर के बोझ को थोड़ा कम करने का इन्होंने प्रयास किया और रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि किसानों के पास कुछ आमदनी हो और यूरोपियन माल को इनके द्वारा परचेज किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी इस काल में जो राजस्व वसूली का प्रावधान किया गया वो डायरेक्ट किसान के साथ किया गया और इसमें अब जमींदार यानी मध्यस्थ जो है वो नहीं होते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब कंपनी डायरेक्ट किसान से राजस्व वसूली करेंगे और जमींदार जैसे मध्यस्थ वर्ग नहीं होंगे।
अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो वो पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर फैला हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें भूमि का मालिकाना हक भी किसान को ही दिया गया था, और इसका जो सबसे पहला प्रयोगकर्ता थे उनका नाम कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो था। इन्होंने ही इस व्यवस्था को संचालित करने का आरंभिक प्रयास किया था, और इनके द्वारा एक और भी प्रावधान किया जाता था कि कुल जो उपज होती थी उसमें से लागत को हटाकर ही लगान की वसूली की जाती थी, ताकि कुछ मात्रा में आम जन के पास भी जो है राजस्व रहे और वो यूरोपीय वस्तुओं की खरीद कर सके। दूसरी व्यवस्था जो कि महालवाड़ी व्यवस्था थी, महल का अर्थ होता है गांव या फिर गांव का समूह। इसमें यह होता था जो पूरे गांव की जो ज़मीन होती थी वो वहाँ के खूत मुकद्दम या फिर जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती थी कि पूरे ग्रामीण से वो राजस्व की वसूली कर ले और वो सरकार तक पहुँचा दे। वहीं अगर हम बात करें इसकी विस्तार की, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के लगभग 30% भाग पर यह फैला हुआ था, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम एवं पंजाब वाले क्षेत्र पर यह नीति को लागू किया गया था। इसमें हम एक बात और बताना चाहेंगे कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो मद्रास वाले क्षेत्र में लागू थी, और उसका जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो 12 महल के क्षेत्र में किया गया था। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर पूछे जमींदारी व्यवस्था की तो वो बंगाल वाले क्षेत्र में हो जाएगा। अगर बात करें आपको महलवाड़ी व्यवस्था की तो वो पंजाब और उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे वहाँ पे लागू था। और अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो वो मद्रास वाले क्षेत्र और बम्बई वाले जो प्रांत थे उसमें लागू था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरंभिक प्रयोग कहाँ किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, तो मद्रास के 12 महल का जो क्षेत्र था उसमें किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि इस दौरान जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी वो कौन कौन से थे। आर्थिक नीति के तहत अगर हम बात करें तो इस दौरान इनका जो मेन मकसद था वो भारत को अपना बाजार के रूप में निर्मित करना था। इस वजह से आप देखोगे तो इन्होंने भारतीय कृषि, व्यापार, उद्योग आदि सभी को जो है इन्होंने प्रभावित करना शुरू कर दिया, और इन्हें कैसे कच्चे माल की प्राप्ति हो इसके लिए इन्होंने भारत को कच्चे माल के उत्पादक देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। वहीं अगर हम बात करें इन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाया, तो इसमें आप देखोगे कि इन्होंने कच्चे माल के उत्पादन पर ध्यान दिया। इस दौरान अगर हम कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ा परिवर्तन आता है, इन्होंने खाद्यान्न फसलों की जगह पर इन्होंने नकदी फसलों को प्रमोट करना आरंभ कर दिया। जैसे कि अगर हम कुछ उदाहरण लें तो कपास, कॉफ़ी, गन्ना और नील जैसे नकदी फसलों को इन्होंने भारतीय क्षेत्र में उत्पादित करना आरंभ कर दिया। इसका दुष्परिणाम ये भी हुआ कि यहाँ पर जो है अकाल की स्थिति होने लगी, और यहाँ की जो भूमि होती थी उसकी उर्वरा शक्ति भी कम होने लगी। यही नील की खेती का परिणाम था कि आप देखोगे कि आगे चंपारण वाले क्षेत्र में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से मिला जाता है, जिसके पश्चात गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन भी आरंभ किया गया था। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। वहीं अगर हम भारतीय व्यापार की बात करें तो वो एक तरह से नष्ट हो गया था, चूँकि यहाँ का माल जो है यूरोप में बेच ही नहीं पाते थे। इसका मुख्यतः दो कारण थे। एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाया करते थे, दूसरा मुक्त व्यापार की नीति जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी वो अंग्रेज़ों के पक्ष में हुआ करती थी, और भारतीय उद्योग को उन्होंने उतना प्रमोट नहीं किया था, जिस वजह से भारतीय क्षेत्र में कच्चे माल पर कम टैक्स लिया जाता था, जबकि यहाँ से निर्मित वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जो कि ब्रिटिश शासन के अनुकूल था। और इस वजह से आप देखोगे कि भारतीय व्यापार इस काल में ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि औद्योगिक नीति के तहत इनके द्वारा संचार एवं यातायात के लिए क्या प्रयास किया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में मिलता है। डलहौजी के काल में डाक, तार और रेलवे का भी निर्माण किया गया था। इनका मेन पर्पस ये था कि उनके व्यापार को कैसे जो है द्रुत बनाया जाए, यानी इनके जो कच्चे माल थे वो कैसे पोर्ट तक पहुंच सके, और उनके द्वारा जो तैयार माल थे वो भारतीय बाजार तक किस प्रकार से पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने काम करना आरंभ कर दिया। अगर हम बात करें रेलवे की तो इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई, और ये डलहौजी के काल में ही शुरू हुआ था। सबसे पहला जो रेल बम्बई और पूना के बीच में चलाया गया था, जो कि लगभग 34 किलोमीटर के आसपास था। इसमें आप देखोगे कि इनके शुरुआती दौर में जितने भी रेल चलाए गए हैं उनका एक सीधा सा पैटर्न देखने को मिलेगा।
उनका संपर्क बंदरगाह वाले क्षेत्र से मिलेगा। जैसे कि अगर हम बॉम्बे की बात करें तो इनका मेन प्रयास ये होता था कि पुणे वाले क्षेत्र से जो कच्चे माल होते थे वो बम्बई के बंदरगाह पर आते थे और बम्बई के रास्ते यूरोप पहुंचाए जाते थे। वहीं अगर हम बात करें यूरोप से जो तैयार माल हुआ करते थे वो बम्बई के बंदरगाह पर आते थे और उसके रास्ते फिर भारतीय बाजार में पहुंचाए जाते। इस दौरान अगर हम बात करें इनकी सामाजिक नीति की तो सबसे जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो शिक्षा के क्षेत्र में। इनका प्रयास अब ये होने लगा कि वो भारतीय क्षेत्र में शिक्षा को प्रमोट करें और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करना आरंभ कर दिया। इसके पीछे इनका यह सोच था कि यूरोप से जो तैयार माल होते थे उनको भारतीयों को तभी बेचा जा सकता है जब उनके अंदर की जो मानसिकता है उनमें कुछ परिवर्तन लाया जाए। तो इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा को प्रमोट करना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ इनका प्रयास यह भी होता था कि ब्रिटेन से जो क्लर्क लेवल के जो अधिकारी यहाँ पे लाए जाते हैं उसे ना ला करके भारत से ही जो है कुछ शिक्षित वर्गों को तैयार किया जाए और इन्हें ही उपयोग में लाया जाए। साथ ही साथ इसमें एक बात और भी जुड़ जाती है, चूँकि 1857 ईस्वी की जब क्रांति होती है तो उन्हें इस घटना की पता भी नहीं चल पाती है। तो इन्होंने यह प्रयास किया कि हम अगर कुछ भारतीयों को अपने प्रशासन में लेना आरंभ कर देंगे तो हमें यहाँ के समाज में जो कुछ घटनाएं चल रही है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा और 1857 जैसी बड़ी घटनाओं को हम होने से रोक सके। तो इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में रुचि लेना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ एक बात और भी देखने को मिलता है कि इस दौरान आप देखोगे कि इन्होंने भारतीयों को भी सिविल सेवा में एंट्री देना आरंभ कर दिया और भारतीय नेताओं के समर्थन से इन्होंने कुछ उपयोगी कार्य भी किए। जैसे कि 1833 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें 1856 में तो इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस दौरान इनके द्वारा जो मुख्य रूप से प्रयास किया जा रहा था कि भारतीयों को उस लायक बनाया जाए ताकि वो यूरोपीय वस्तुओं को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ इनके द्वारा यह प्रयास था कि उन्हें प्रशासन में शामिल करके भारतीय समाज की नीति के बारे में वो समझ सके। अब हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक चरण में इनके द्वारा कौन सी सांस्कृतिक नीति अपनाई जा रही थी। तो यहाँ पर सांस्कृतिक नीति अपनाने से तात्पर्य ये हुआ कि उनके द्वारा ऐसा क्या प्रयास किया जा रहा था कि भारत में वो अपने वर्चस्व को स्थापित कर सके। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस काल में दो प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती है, जैसे कि उपयोगितावाद और दूसरे प्रकार की जो विचारधारा थी उसे उदारवाद भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वाणिज्यवाद के चरण में पढ़ा था कि इनके द्वारा प्राच्यवाद पर बल दिया जा रहा था, यानी वहाँ पर भारतीय संस्कृति के ऊपर बल दिया जा रहा था। लेकिन औद्योगिक चरण में आप देखोगे तो इनका बल अब जो है आधुनिकीकरण पर था और इनका पूरा प्रयास था कि किस प्रकार से भारतीयों को यूरोपीय ढंग से ढाला जाए ताकि यूरोपियन जो तैयार माल होते थे उनका ये उपभोक्ता बन सके। तो इसके लिए इन्होंने शिक्षा में भी काम किया। जैसे कि 1781 ईस्वी के बाद से ही देखने को मिलता है कि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान यानी शुरुआत में मदरसे खोले गए और उसके पश्चात आप देखोगे तो 1813 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपया प्रति वार्षिक जो है भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इनकी जो विचारधारा थी उदारवाद एवं उपयोगितावाद, तो इसमें मेन रूप से यह प्रावधान किया गया था कि उदारवाद के तहत इन्हें आधुनिक ढंग से जो है शिक्षित किया जाना था और ये कहा जा रहा था कि इनको प्रशासन एवं शासन से संबंधित जानकारी दी जा रही है ताकि ये आगे स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़े। वही उपयोगितावाद का बल इस बात पर था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कैसे प्राप्त हो, इसके लिए इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक चरण में इन्होंने विचारधारा के माध्यम से भारतीय मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का काम किया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वित्तीय चरण जो आया था इसके पश्चात उसमें इनके द्वारा कौन सी नीति अपनाई जा रही थी। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर वित्तीय चरण की काल अवधि क्या थी। तो इसकी काल अवधि मानी जाती है 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। यहाँ पर हम जो तिथि का बात कर रहे हैं इसमें आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 1858 ईस्वी आया और उसके पश्चात से ऐसे नीति लागू कर दी गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। चूंकि पिछले चरण में औद्योगिकरण इतना बढ़ गया था कि लोगों के पास बहुत सारे जो है धन इकट्ठा होने लगे थे, तो वो चाहते थे कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके उससे लाभ अर्जित किया जाए।
तो इसी के क्रम में आप देखोगे कि 1858 के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा एक नई नीति भारत में लागू की जाती है, ताकि भारत में वो पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ से अधिक लाभ अर्जित करें। तो उसी की जानकारी हम लोग इस टॉपिक में इकट्ठा करेंगे। तो अगर हम बात करें वित्तीय चरण में इनके उद्देश्य क्या थे, तो वही कमोबेश थी जो हमने पहले बात भी किया। इनका मेन फोकस था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करके यहाँ से अधिक मुनाफा कमाया जाए। साथ ही साथ इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 1857 ईस्वी की जो पहले क्रांति हो गई थी वैसी घटना ना हो, इसके लिए उन्होंने भारतीय समाज में और संस्कृति में हस्तक्षेप करने से बचते रहे। साथ ही साथ इनके द्वारा यह प्रयास किया गया, जैसे कि वाणिज्यिक चरण में इन्होंने अपने आप को जो है इन्वॉल्व होने से भारतीय समाज में खुद को बचाते रहे थे, वही नीति कमोबेश वित्तीय चरण में भी अपनाया गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनके द्वारा राजनीतिक नीति किस प्रकार की अपनाई गई थी वित्तीय चरण में। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इनके द्वारा वित्तीय चरण में राजनीतिक नीति किस प्रकार की अपनाई गई थी। हालांकि आप देखोगे तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा होती है कि वो अब पहले जो भारतीय राज्य को विलय कर रहे थे ऐसी कोई भी नीति का अनुसरण नहीं करेंगे, और पहले से जो चली आ रही इनके साथ संधियां हैं उनका जो है पालन किया जाएगा। यानी एक तरह से ऐसा कहा गया कि 1857 से पहले जो भी संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था वही संधि को महारानी विक्टोरिया के द्वारा लागू किया जाएगा, और किसी भी भारतीय राज्य को जो है अब विलय नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने यह देखा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति में कुछ कमियां रह गई थी, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और अंग्रेजों को पता भी नहीं चला। तो इस वजह से आप देखोगे कि वित्तीय चरण में इनके द्वारा कुछ प्रशासनिक सुधार भी किया जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रयास यह किया गया, जो पहले कंपनी के अधीन शासन चलता था उसे क्राउन के हाथों में ले लिया गया। यहाँ पर क्राउन से तात्पर्य ये होता है कि ब्रिटिश शासक जो होते थे उनके हाथों में सत्ता चली गई। और आप देखोगे इस समय नए वाइसराय लॉर्ड कैनिंग आते हैं भारत में, और वो क्राउन के तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पहले जो कहा जा रहा था, जो कंपनी के प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन चूंकि अब वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बनकर आए थे तो अब उन्हें वाइसराय कहा जाने लगा था। इस वजह से आप देखोगे कि 1858 ईस्वी के पश्चात जो भी भारत में गवर्नर आए हैं उन्हें वाइसराय कहा जाने लगा है। इसके साथ ही आप देखोगे तो इनके द्वारा यह प्रयास किया गया था, चूँकि 1857 की क्रांति में यह हुआ था कि सबसे प्रथम जो विद्रोह किया गया था वो सैनिक अधिकारी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ सावधानियाँ बरती, और इनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि पहले जो सेना में अनुपात किया जाता था भारतीयों का और ब्रिटिश अधिकारियों का, वो लगभग इक्वल हुआ करता था। तो इस समय इन्होंने अब प्रयास यह करना शुरू कर दिया कि इस रेशियो को 2:1 में डिवाइड कर दिया। यानी प्रत्येक 2 अंग्रेज अधिकारी के ऊपर जो है एक जो है अधिकारी भारतीय नियुक्त किए जाते थे, ताकि उसके ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही आप देखोगे तो ग्रामीण स्तर पर प्रशासन किस प्रकार से अच्छे ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए उन्होंने कुछ परिवर्तन किए। जैसे कि उन्होंने पुलिस सुधार किया, और पहले जो थाना का अध्यक्ष होता था उसे दरोगा कहा जाता था, लेकिन अब इस समय के पश्चात दरोगा का नाम बदलकर सब इंस्पेक्टर कर दिया गया। और जैसे पहले दरोगा के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक या फिर एसपी हुआ करते थे, तो उसको तो उसी तरह बनाए रहने दिया, लेकिन सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में इंस्पेक्टर जनरल या फिर आईजी की नियुक्ति की गई। लेकिन आप देखोगे कि इनका जो मूल उद्देश्य था भारत से किस प्रकार से राजस्व का ब्रिटेन की तरफ पलायन हो, वो किसी भी काल में नहीं रुका। तो इस काल में भी आप देखोगे कि इनकी आर्थिक नीति के जड़ में धन का निष्कासन हो, गृह व्यय हो, ये सब पहले से जो चली आ रही थी वही विद्यमान थी। यहाँ अगर हम धन के निष्कासन की बात करें तो वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी के वेतन के रूप में हो या फिर उनके द्वारा जो सेवा दी जाती थी उसके फलस्वरूप उन्हें जो पेंशन प्राप्त होता था, इस रूप में आप देखोगे तो कमोवेश भारत से यूरोप की तरफ धन का निष्कासन इस काल में भी आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इन्होंने इस काल में एक मुक्त व्यापार की नीति अपना रखी थी, और इनके द्वारा यह प्रयास किया गया था कि यह मुक्त व्यापार की जो नीति है वो ब्रिटिश के पक्ष में हो।
इसका अगर हम थोड़ा माइन्यूट लेवल पर समझना चाहें तो इन्होंने व्यापार को दो प्रकार से बांट रखा था। एक भारत का व्यापार जो अन्य विश्व के साथ होता था और दूसरा व्यापार जो भारत और ब्रिटेन के साथ होता था। तो इसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से यह सुविधा कर रखा था कि भारत का व्यापार जो अन्य विश्व के साथ होता था उसमें भारत सरप्लस की स्थिति में होता था, जिस धन का प्रयोग ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था अपने साथ व्यापार करने में। यानी सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जब भारत का व्यापार शेष विश्व के साथ होगा तो भारत की स्थिति पॉजिटिव रहेगी, यानी भारत के पास एक्स्ट्रा धन रहेगा। यही जो एक्स्ट्रा धन हुआ करता था इसका उपयोग ब्रिटिश किया करते थे ब्रिटेन के साथ व्यापार करने में, ताकि यहाँ पे जो अधिशेष बच रहा है उसे ब्रिटेन में जो है लगाया जा सके। इस बात की जानकारी भारतीयों को तब हुई जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके माध्यम से उन्होंने गृह व्यय एवं धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी समझाया। तो अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब भारतीयों का इतना शोषण ही हो रहा था तो हम जो कुछ नए उद्योग भी देखते हैं इस समय वो कैसे उभर कर आया, और ऐसे कौन से उद्योग हैं जो आखिर ब्रिटिश काल में फली फूली। तो उसमें आप देखोगे कि कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना भी वित्तीय चरण में किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कावस जी नाना भाई के द्वारा बम्बई वाले क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। उसके साथ ही आप देखोगे तो बंगाल वाले क्षेत्र में जो कि रिसरा नामक स्थल पर ऑकलैंड के द्वारा जो है वहाँ पर जूट उद्योग को लगाया गया था। बाद में हालांकि इस क्षेत्र में आप देखोगे तो घनश्याम दास बिरला के द्वारा जो है एक नए प्रकार के जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। यानी आप कह सकते हो कि इस चरण में कुछ भारतीयों के द्वारा और कुछ ब्रिटिश प्रयासों के द्वारा इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाने लगी थी, लेकिन उनका पर्पस यह नहीं था कि भारत को जो है औद्योगिकीकृत किया जाए। उनका पर्पस मात्र इतना था कि भारत में जो इनकी ज़रूरत थी वो कमोबेश पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ उद्योग को लगाना शुरू कर दिया। इसी के क्रम में आप देखोगे तो भारतीयों के प्रयास से कुछ आधुनिक उद्योग जो लगे हैं उसमें सर्वप्रमुख जो है वो टिस्को का नाम आता है। टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जो कि 1907 ईस्वी में आप देखोगे जो वर्तमान में झारखंड है उस वाले क्षेत्र में किया गया था। हालांकि टिस्को के अलावा भी अन्य उद्योग भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माचिस उद्योग हो, शीशा उद्योग हो या फिर कागज उद्योग हो। तो वो भारतीय व्यापारियों के मदद से इस क्षेत्र में आपको छोटे मोटे जो है उद्योग इस समय लगना आरंभ हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो प्रगति हुई है वो चाहे विश्व युद्ध की स्थिति हो या फिर आप देखोगे 1929-30 की विश्व आर्थिक जो मंदी आई थी उस समय भारतीय उद्योग की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी, क्योंकि इस समय देखोगे तो ब्रिटेन का ध्यान युद्ध में लग गया था, जिस वजह से उन्होंने भारतीय क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति को थोड़ा जो है ढीला छोड़ दिया था। इस बात का भारतीय उद्योगपतियों ने काफ़ी फायदा उठाया और अपने व्यापार व्यवसाय को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपको देखने को मिलेगा कि विश्व आर्थिक मंदी के दौरान और विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विकास बहुत हद तक होता है। जहां तक बात करें इनके द्वारा सामाजिक नीति की, तो इनके द्वारा प्रयास यह किया जा रहा था कि अब वो भारतीय समाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर भी आप देखोगे कि इस समय बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए हैं, लेकिन इसमें भारतीय समाज सुधारक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो। तो इन सभी बातों को जो हम अध्ययन करेंगे वो जब हम लोग अगले क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर भारतीय समाज सुधार आंदोलन जो हुआ था उनमें किन महापुरुषों का योगदान था और उनके द्वारा किन भारतीय कुरीतियों को जो है सुधारा गया था। तो ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर वित्तीय चरण में इनके द्वारा सांस्कृतिक नीति किस प्रकार की अपनाई जा रही थी। तो इस दौरान देखोगे आप कि इनके नीति में बहुत ही बड़ा भयंकर परिवर्तन आता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इनके द्वारा वित्तीय चरण में कौन सी सांस्कृतिक नीतियां अपनाई जा रही थी। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, चूँकि 1857 ईस्वी की पहले क्रांति हो चुकी थी और उसके पीछे यह माना जा रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया गया, इसी का दुष्परिणाम था कि उन्होंने जो है ऐसे बड़े आंदोलन को अंजाम दिया। तो इस वजह से आप देखोगे कि इस काल में इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि जो भारतीय समाज में हस्तक्षेप है उसे कम से कम किया जाए और उनकी जो धार्मिक नीति है वो उनके अनुसार ही चलने दिया जाए,
ताकि उनके द्वारा इतने बड़े स्तर पर विद्रोह ना किया जा सके। साथ ही साथ उनके द्वारा यह प्रयास किया जाने लगा कि अब वो भारतीयों को किस प्रकार से बांटे। चूँकि आप देखोगे कि इस काल में हिंदू एवं मुस्लिम एकता इतना प्रखर हो गई थी कि 1857 के विद्रोह में दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को संचालित किया था। तो इस बात से अंग्रेजों को यह भय हो गया था कि इसी प्रकार की एकता अगर हिंदू एवं मुस्लिमों में बनी रहेगी तो हो सकता है कि उनके शासन का अंत बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो इसके पश्चात आप देखोगे कि इनके द्वारा अब फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया जाएगा, यानी अब हिंदू एवं मुस्लिम के बीच विभेद पैदा करना शुरू करेंगे। और यही नहीं वो रुकते हैं, बल्कि हिंदू धर्म में भी जो अलग अलग जाति संप्रदाय हैं उनमें भी ये फूट डालना आरंभ कर देंगे। वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन तो उसमें एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले तो आपको 1909 के एक्ट में दिख जाएगा कि मुस्लिम लीग के लिए अलग से उनके द्वारा प्रावधान किया जाने लगा था। वहीं आप देखोगे तो 1919 के एक्ट में सिख धर्म के जो लोग थे उनके लिए अलग से जो है वोटिंग का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ विधायिका में उनके लिए अलग से आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया गया था। और आगे आप जब देखोगे कि गांधी का जब आगमन हो जाता है तो एक पूना पैक्ट जो होता है गांधी और नेहरू जी के साथ, तो इसमें भी आप देखोगे कि ब्रिटिश द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि हिंदू धर्म में भी जो अलग अलग जातियां हैं उनके भीतर किस प्रकार से मतभेद पैदा किया जाए। हालांकि इसकी चर्चा जो है अगले क्लास में होगी तो उसे हम डिटेल से वहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्लास में देखने का प्रयास किया कि ब्रिटिश के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय चरण में जो है किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जा रही थी और उन्होंने अपने शासन को भारत में मजबूती प्रदान करने के लिए कौन से उपाय किए। तो अब हम औद्योगिक एवं वित्तीय चरण से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो अब हम लोग औद्योगिक चरण एवं वित्तीय चरण से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था, यानी सबसे पहले जो आरंभ किया गया था रेलवे लाइन वो किन दो शहरों के बीच किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका हावड़ा एवं श्रीरामपुर, बम्बई एवं थाने, मद्रास एवं गुंटूर, दिल्ली एवं आगरा। इसका सही उत्तर होगा रेलवे एवं थाने के बीच। चूंकि सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें उन्होंने बम्बई से लेकर थाने तक इसकी शुरुआत की थी, जिसकी दूरी लगभग 34.5 किलोमीटर थी, यानी आप कह सकते हैं लगभग 34 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे एवं थाने। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी और नील, दूसरा ऑप्शन है रेलवे, बैंकिंग तथा जहाजरानी, तीसरा है सूती कपड़े और लास्ट ऑप्शन है जूट की मिलें। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी। चूँकि अंग्रेजों के द्वारा वित्तीय चरण में सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट लाया गया था वो रेलवे में लाया गया था, उसके पश्चात बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी के क्षेत्र में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और लास्ट ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय को निकाला था और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर धन का निष्कासन का सिद्धांत जो कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था और इसके साथ ही इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी निकाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारत में दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्न में से किन आयोगों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर दुर्भिक्ष से तात्पर्य है अकाल। ऑप्शन है आपका हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग और लास्ट ऑप्शन है इंडिगो आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। चूँकि इस आयोग के द्वारा यह प्रयास किया गया था कि ये पता लगाएं कि भारत में जो अकाल हो रहे हैं इसके कारण क्या थे और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और जहाँ तक हम बात करें हंटर आयोग एवं हार्टोग आयोग की, तो ये दोनों शिक्षा से रिलेटेड थे। वहीं अगर इंडिगो आयोग की बात करें तो ये नील उत्पादन से जुड़े हुए थे, जिसमें किसानों का ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो उसी के प्रतिरूप में जो है इस आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात वहाँ के किसानों को नील के उत्पादन से कुछ राहत मिली थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें पूछ रहा है दुर्भिक्ष आयोग क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, चूंकि इनके द्वारा स्थानीय स्वराज शासन की नींव रखी गई थी। अगर हम बात करें प्रथम बार जो है स्थानीय शासन कहाँ स्थापना की गई थी, तो वो मद्रास के क्षेत्र में किया गया था, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इनके द्वारा बोली लगाकर भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो कि शुरुआत में 5 सालों के लिए था। उसके पश्चात उन्होंने 1 वर्ष कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा निम्न में से कहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था? ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और लास्ट ऑप्शन है बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हम जहाँ तक बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो ये मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति हेक्टर मुनरो थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, निम्न बंदोबस्त में से किस में जमींदार भू राजस्व वसूल करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? ऑप्शन है महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त भी कह सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, चूँकि अस्थाई बंदोबस्त में मध्यस्थ के रूप में जमींदार हुआ करते थे। और जहाँ तक बात है महालवाड़ी की, तो ये एक तरह से जो गांव का मुखिया होता था वो इसकी वसूली करते थे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो किसान ही जो है भूमि का मालिक हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रणाली में जमींदार राजस्व की वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है कुशासन का आरोप, दूसरा है राजहरप नीति, सहायक नीति और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको चर्चा किया था कि अवध में चूंकि कोई कारण ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं मिला था और चूंकि उनको अपने राज्य में मिलाना था, तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगाते हुए वाजिद अली शाह को पदस्थापित कर दिया और अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत और लास्ट ऑप्शन है मैसूर के शासक। तो इंदौर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी राज्यों की हमने चर्चा की सभी ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इस तरह से हमने अंग्रेजों के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय चरण में जो नीतियां अपनाई जा रही थी उसे समझने का प्रयास किया। अगले क्लास से हम लोग राष्ट्रवाद की भारत में किस प्रकार से शुरुआत हुई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है इनकी क्या भूमिका थी इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करें।